हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, इसका कंप्लीट नोट्स लेकर आए हूँ आपके लिए। साथ ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स है ये। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस नोट्स को पढ़ लिया तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सभी कुछ मिलेंगे आपको। छोटे बड़े क्वेश्चन सभी तरह के, एमसीक्यू टाइप के सभी तरह के मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन के आंसर जो है क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देख लीजिए दक्षिण एशिया जो है विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए जो दक्षिण एशिया है वो क्या है और इसमें जो है कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर ये सब देख लीजिए, देश है कौन कौन से देश आते हैं साउथ एशिया में। ठीक है, और फिर कौन से देश जो है बाद में शामिल हुए साउथ एशिया में। तो अफगानिस्तान, म्यांमार, इनको भी शामिल किया जाने लगा, लेकिन चीन जो है दक्षिण एशिया में नहीं आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देख लीजिए दक्षिण एशिया में विद्यमान विवाद क्या है। जो दक्षिण एशिया में जो कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट जो होते रहते हैं, विवाद जो होते रहते हैं, जैसे सीमा विवाद हो गया, नदी जल विवाद हो गया, जातीय संघर्ष, विद्रोह हो गया, आतंकवाद समस्या, इन सब को लेकर जो विवाद होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए दक्षिण एशिया एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है। तो प्राकृतिक महत्व भी रखते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र भी है ये, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक महत्व भी रखता है दक्षिण एशिया। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पर लोकतांत्रिक, पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, कहीं पर सैनिक शासन है, कहीं पर मतलब सैनिक और लोकतंत्र का मिला जुला शासन है। ठीक है दोस्तों, कहीं पर राजतंत्र है। तो इसलिए जो है जो साउथ एशिया में है एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। तो ये भी जो है पॉइंट्स में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे हैं मैंने। अगर आप पढ़ते हैं इसको तो काफ़ी मतलब आसान भी लगेगा आपको और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए दक्षिण एशिया के देशों द्वारा एक दूसरे को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखने के कई उदाहरण भी हैं। ठीक है, कई उदाहरण क्यों है? क्योंकि आतंकवाद को लेकर विवाद है, कई तरह के जो है विवाद भी है, जैसे भारत पाकिस्तान में हो गया, और भी कई देशों में आपस में लेकर विवाद है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे हैं मैंने। आपको अच्छे से पढ़ना है इनको, और एक बार पढ़ लिया आपने तो मतलब आपको अच्छे से याद हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से याद करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, इसका देखिए पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का जो है शासन है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कई बार जो है लोकतंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया और सैनिक शासन लागू कर दिया गया यहाँ पर। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कठिनाइयाँ कौन कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 4 या 6 नंबर में। तो ये भी जो है 5-6 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने। और ये देखिए 6 पॉइंट है पूरे। अगर 6 याद कर लेते हैं, 6 नंबर में आते हैं तो पूरे 6 नंबर मिलेंगे आपको। फिर नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कैसे हुआ, और फिर नेपाल में जो है लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ। ठीक है ना, तो ये पूरा लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस प्रकार स्थापित हुई नेपाल में। ओके, ये सब देखिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो है प्री बोर्ड में भी आपके पूछा गया था ये वाला। ये जो रेड पेन से मैंने लिख रखा है कि मतलब श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? नॉर्वे और आइसलैंड ने। ये 1 नंबर में पूछा गया था, लेकिन काफ़ी बच्चों ने शायद गलत कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे जो जानने वाले उन्होंने तो गलत कर दिया था। अगर आपने ठीक किया था तो अच्छी बात है, और इसको याद कर लें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि इन्होंने जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी श्रीलंका के जातीय संघर्ष में। ठीक है, और श्रीलंका के जातीय संघर्ष जो है किन के बीच में है? तो सिंहली और भारतीय तमिलों के बीच में है। ठीक है दोस्तों, फिर लिट्टे का फुल फॉर्म भी याद कर लें आप, और ये पूरी घटना जो है याद कर लें। श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो था वो क्या था, और फिर लिट्टे का गठन किस प्रकार किया गया था, फिर लिट्टे का जो है अंत कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दिया हुआ है पूरा। ये जो है श्रीलंका के जातीय संघर्ष से संबंधित है पूरा, काफ़ी अच्छे तरीके से है। फिर IPKF है, जब श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था तो उस मामले को शांत करने के लिए भारत ने जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा। IPKF का जो है फुल फॉर्म है शांति सेना भेजा। ठीक है दोस्तों, शांति सेना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF का फुल फॉर्म 1987 में भेजा। लेकिन श्रीलंका सरकार ने जो है, श्रीलंका के लोगों ने जो है इसका विरोध किया, तो भारत जो है 1989 में जो है बुला लेता है अपनी सेना। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद कई क्षेत्रों में उन्नति हुई है। यहाँ पे जातीय संघर्ष हुई है, फिर भी इसने जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नति किया। ठीक है, काफ़ी आगे निकल गया, जैसे जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया, आर्थिक वृद्धि भी किया इसने। ठीक है दोस्तों,
और फिर लोकतांत्रिक शासन भी स्थापित किया अपने देश में, शांतिपूर्ण तरीके से रह भी रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता होगा कुछ साल पहले ही श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पता होगा आपको कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्थिक संकट देखने को मिला था, आर्थिक राजनीतिक संकट, है ना, कोरोना काल में। तो ये सब देख लीजिए, यहाँ भी लिखा हुआ है वो सब पॉइंट्स भी, क्यों हुआ था, महामारी का प्रभाव पड़ा था, फिर विदेशी मुद्रा की में भारी गिरावट आई थी, और फिर टैक्स में भी गिरावट करने के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आई थी, यहाँ आर्थिक संकट देखने को मिला था। फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे आया ये भी देख लीजिए, यहाँ पे किस प्रकार लोकतंत्र आया और फिर बांग्लादेश किस प्रकार स्वतंत्र हुआ, भारत की उसमें क्या भूमिका रही, सब मिलेगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, ये सब देख लीजिए। बांग्लादेश में नए संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये सब दिया हुआ अच्छे तरीके से। इन सबको आप नोट करके अच्छे से याद कर सकते हैं, या तो इसी में से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लिए भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और असहमति के मुद्दे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा 4 नंबर 6 नंबर में पूछा जाता है ये भी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मतलब अच्छे संबंध और विवाद के बिंदु जो है कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 3 4 पॉइंट सबके दिए, दोनों के दिए हुए हैं। फिर फ़र्क का विवाद जो है किन देशों के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मालदीव की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, ये भी दिया हुआ है। फिर म्यांमार में भी सेना और लोकतंत्र, म्यांमार में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये नोट्स जो है न्यू सिलेबस का अकॉर्डिंग है और कंप्लीट नोट्स है, सभी टॉपिक्स मिलेंगे इसमें, जो बुक में भी नहीं होगा ना न्यू सिलेबस का अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी मतलब न्यू टॉपिक जो है ऐड हुए थे और फिर डिलीट भी हुए थे कुछ, लेकिन न्यू टॉपिक ज़्यादातर ऐड हुए थे। ठीक है, तो वो सारे इसमें मिलेंगे अगर कोई टॉपिक ऐड हुआ होगा तो। ओके दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए ये जो मतलब बाउंड्रीज लाइन जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है किन देशों के बीच में है, जैसे देख लीजिए रेड क्लिफ रेखा 1 नंबर में पूछे जाते हैं ये सब, इसीलिए मैंने ये भी लिख दिया है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है किन के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच में है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये नोट्स था, कंप्लीट नोट्स था, और ये नोट्स जो था समकालीन दक्षिण एशिया जो था, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का नोट्स था, जो कि हमारे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर है, फर्स्ट बुक का जो 3rd चैप्टर है उसका कंप्लीट नोट्स है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़कर जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़कर जाइए बोर्ड एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देने अच्छे से जाइए। ठीक है दोस्तों, इसमें से काफ़ी ज़्यादा आने के चांस है, जो ये सब जो लिख रखे हैं ना मैंने, इन्हीं में से आने वाले एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ कर जाइए बस एक बार। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप ये सब आपको मिलता रहे। ओके।